क्या होगा अगर वे आज़ादियाँ जिन्हें आप सहज मानते हैं, समानता, अभिव्यक्ति और संपत्ति का आपका अधिकार मतदान से छीन लिए जाएं? क्या संविधान एक स्थायी वादा है या सिर्फ नियमों का एक समूह है जिसे अपनी मर्जी से फिर से लिखा जा सकता है? संसद बनाम सर्वोच्च न्यायालय, सरकार की शक्ति बनाम जनता के अधिकार। यह कहानी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की। वह कानूनी लड़ाई जिसने राजनीतिक शक्ति की सीमाओं को चुनौती दी और एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हमारे मौलिक अधिकार वास्तव में मौलिक हैं या उन्हें मिटाया जा सकता है? रेत पर खींची गई एक रेखा की कल्पना कीजिए। एक ओर राष्ट्र के भाग्य को आकार देने के लिए चुनी गई भारतीय संसद की अपार शक्ति, दूसरी ओर प्रत्येक नागरिक को दिए गए पवित्र अछूत मौलिक अधिकार। 1967 में गोलकनाथ मामले ने सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करने के लिए मजबूर किया कि क्या उस रेखा को पार किया जा सकता है। इसके बाद एक संवैधानिक भूचाल आया, एक ऐसा निर्णय जिसने हमारे लोकतंत्र की आत्मा के लिए दशकों तक चलने वाली लड़ाई को जन्म दिया। प्रश्न एक सीधा सा है, योर राइट टू इक्वलिटी, स्पीच एंड प्रॉपर्टी कुड बी वोटेड अवे? इज द कॉन्स्टिट्यूशन अ परमानेंट प्रॉमिस और जस्ट अ सेट ऑफ रूल दैट कैन बी रिटन एट विल? गोलकनाथ केस, भारतीय संविधान कानून में एक ऐतिहासिक निर्णय। गोलकनाथ केस आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 भारतीय संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसने मौलिक अधिकारों की अमेंडमेंट के संबंध में संसद की शक्तियों पर गहरा प्रभाव डाला। यह केस न केवल संविधान संशोधन की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है बल्कि भावी संवैधानिक न्यायशास्त्र की नींव भी रखता है। 27 फरवरी 1967 को दिया गया यह फैसला 6:5 के बहुमत से पारित हुआ था और इसने भारतीय कानूनी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य। यह मामला हेनरी और विलियम गोलकनाथ नामक दो भाइयों द्वारा दायर किया गया था जिनके पास पंजाब के जालंधर जिले में कुल मिलाकर 500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि थी। 1953 में पंजाब सरकार द्वारा पारित पंजाब सुरक्षा एवं भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के पास केवल 30 मानक एकड़ या 60 साधारण एकड़ भूमि का ही स्वामित्व हो सकता था। शेष भूमि को अधिशेष घोषित करके राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता था। परिवार ने पंजाब हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस केस में संविधान के पहले, चौथे और 17वें संशोधनों की वैधता पर भी सवाल उठाया गया जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते थे। न्यायालय में जो चुनौती दी गई वो इस प्रकार थी। गोलकनाथ परिवार ने इस कानून की वैधता को चुनौती दी और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उनके मुख्य जो तर्क थे वो इस प्रकार हैं। यह कानून अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह उनके पेशे की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g) में बाधक है। यह अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का हनन करता है। अनुच्छेद 19(1)(g) कोई भी व्यवसाय या पेशा करने के अधिकार का हनन करता है। परिवार ने इस केस में संविधान के पहले, चौथे और 17वें संशोधनों की वैधता पर सवाल उठाया जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते थे। 17वें संविधान संशोधन 1964 की वैधता पर भी सवाल उठाया जिसने पंजाब एक्ट को 9वीं अनुसूची में रखा था। मुख्य संवैधानिक प्रश्न। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून की परिभाषा। क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में कानून है? अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को छीने या कम करे। संसद की संशोधन शक्ति की सीमा। क्या संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को संशोधित या समाप्त करने की शक्ति है? मौलिक अधिकारों की अस्थायित्व। क्या संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अपरिवर्तनीय माना जाना चाहिए? ये मुख्य प्रश्न उठाए गए कोर्ट के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने। अब इसमें न्यायालय का निर्णय क्या आता है? बहुमत का मत 6:5 से इसका निर्णय आता है। मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव के नेतृत्व में बहुमत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए। पहला, संविधान संशोधन कानून है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन एक सामान्य कानून है, न कि संविधान निर्माण की शक्ति, इसलिए यह अनुच्छेद 13 के दायरे में आता है। दूसरा, मौलिक अधिकार संशोधन की सीमा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को कम करने या समाप्त करने की शक्ति नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान की ट्रांसेंडेंटल पोजीशन रखते हैं। भावी प्रभाव सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि न्यायालय ने भावी प्रभाव सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि यह निर्णय केवल भविष्य के संशोधनों पर लागू होगा, पूर्व में हुए संशोधनों को प्रभावित नहीं करेगा। न्यायाधीशों की संरचना देखते हैं हम। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ, उस समय तक की सबसे बड़ी पीठ बैठी थी 11 न्यायाधीश। बहुमत में शामिल न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव, जेसी शाह, एसएम सिकरी, जेएम सेलट और सीए वैद्यलिंगम। न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने अलग से सहमति व्यक्त की, जबकि न्यायाधीश वांचू, भार्गव और मिट्टर ने असहमति व्यक्त की थी इस डिसीजन से।
भविष्योन्मुखी निरसन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग को देखते हैं हम। इस मामले में न्यायालय ने पहली बार भारतीय न्यायशास्त्र में भविष्योन्मुखी निरसन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के तहत पुराने निर्णयों पर प्रभाव नहीं, यह निर्णय भूतकाल के संविधान संशोधनों को प्रभावित नहीं करेगा। भविष्य के लिए लागू, केवल भविष्य के संविधान संशोधन इस निर्णय के दायरे में आएंगे। न्यायिक अव्यवस्था से बचाओ, इससे कानूनी अव्यवस्था और अनिश्चितता से बचा जा सका। भविष्योन्मुखी निरसन के लिए शर्तें क्या थी, हम इसको देखते हैं। तो न्यायालय ने इस सिद्धांत के प्रयोग के लिए 3 आवश्यक शर्तें निर्धारित की। यह सिद्धांत केवल संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में ही लागू किया जा सकता है, इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है। और तीसरा, न्यायालय अपने निर्णय के भविष्योन्मुखी प्रयोग के पहलुओं को मामले की प्रकृति के अनुसार संशोधित कर सकता है। केस का प्रभाव और परिणाम। तत्काल प्रभाव। गोलकनाथ निर्णय के तत्काल बाद संसद की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि उसे मौलिक अधिकारों को संशोधित करने से रोक दिया गया था। इससे भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा आई। संसदीय प्रतिक्रिया। गोलकनाथ निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। इसके मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 368 में स्पष्ट रूप से संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन को स्वीकृति देना अनिवार्य बना दिया गया। इसके बाद 25वां संशोधन 1972 भी लाया गया। इसने अनुच्छेद 31C को जोड़ा, जो अनुच्छेद 39B और C में निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौती से सुरक्षा प्रदान करता है। केशवानंद भारती केस में पुनर्विचार होता है। फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने गोलकनाथ निर्णय को उलट दिया। मुख्य बदलाव क्या हुए? संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति वापस मिल गई। मूल संरचना सिद्धांत उभर के आता है हमारे सामने, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आता है। मूल संरचना सिद्धांत, केशवानंद भारती केस ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संसद संविधान के मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, भले ही वह मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सके। कहने का आशय यह है कि पूरे संविधान के किसी भी प्रावधान को, किसी भी भाग को वो संशोधित कर सकते हैं, बशर्ते जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल संरचना है संविधान की, उसमें कोई छेड़छाड़ संसद नहीं कर सकती है। आलोचना और मूल्यांकन। गोलकनाथ निर्णय की आलोचना। संविधान में कठोरता। न्यायालय ने संविधान को अत्यधिक कठोर बना दिया और केवल संविधान सभा के माध्यम से ही संशोधन की अनुमति दी। सामाजिक न्याय में बाधा। भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक न्याय की नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद संसदीय संप्रभुता का भी हनन होता है। चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर न्यायपालिका का अतिक्रमण माना जाता है। इसमें सकारात्मक पहलू क्या रहे इस मामले के? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की दृढ़ सुरक्षा, न्यायिक समीक्षा का सुदृढ़ीकरण, न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत बनाया गया, भावी न्यायशास्त्र की नींव रखी गई, दीर्घकालिक प्रभाव और विरासत, संवैधानिक विकास में योगदान। गोलकनाथ केस ने भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। न्यायिक सक्रियता का विकास। इस केस ने न्यायपालिका की भूमिका को केवल कानून व्याख्या करने से आगे बढ़ाकर संविधान के संरक्षक की भूमिका में स्थापित किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। संविधान संशोधन की सीमाओं की चर्चा। इस केस ने पहली बार व्यापक रूप से इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या संविधान संशोधन की कोई सीमाएं होनी चाहिए। मौलिक अधिकार बनाम राज्य नीति। इसने मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की समस्या को उजागर किया। आधुनिक संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता क्या है? न्यायिक समीक्षा की मजबूती। गोलकनाथ केस ने भारत में न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की परंपरा को मजबूत बनाया, जो आज भी संविधान की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावी महत्वपूर्ण केसों का आधार। यह केस निम्नलिखित महत्वपूर्ण केसों का आधार बना। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में मूल संरचना सिद्धांत का विस्तार, इंदिरा गांधी चुनाव केस 1975 में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग। निष्कर्ष, गोलकनाथ केस का समग्र मूल्यांकन। गोलकनाथ केस भारतीय संविधान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, जिसने संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित किया। यद्यपि यह निर्णय बाद में केशवानंद भारती केस द्वारा उलट दिया गया, फिर भी इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से अक्षुण्ण है। कारण क्या है? संवैधानिक चेतना का विकास। इसने पहली बार भारतीय न्यायशास्त्र में यह प्रश्न उठाया कि क्या संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। दूसरा, लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच संतुलन। इसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन के महत्व को रेखांकित किया। तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। मौलिक अधिकारों को अनुल्लंघनीय घोषित करके इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृढ़ सुरक्षा प्रदान की। गोलकनाथ केस ने भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह केस आज भी संविधान के छात्रों, न्यायाधीशों और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भूमिका निभाता रहता है। इस प्रकार गोलकनाथ केस न केवल अपने समय का एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय था, बल्कि यह भारतीय संविधान के विकास में एक स्थायी
स्तंभ के रूप में स्थापित है, जो आज भी प्रासंगिक और प्रभावशाली है। ओके, तो ये गोलकनाथ का केस आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे संविधान संशोधन और केशवानंद भारती केस को। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।